हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं सीएसएस के बारे में। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सीएसएस क्या होता है, या कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स क्या होती हैं, उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है एचटीएमएल के अंदर और वो किस पर्पस के लिए काम आती हैं। दोस्तों ये लेक्चर उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सीएसएस को अपने सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं या सीएसएस को सीखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं शुरू करता हूं कि सीएसएस क्या होती है। दोस्तों सीएसएस को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वेब पेज का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दोस्तों वेब पेज के स्ट्रक्चर को या वेब पेज की डिज़ाइन को वेब पेज की डिज़ाइन में 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर होती है स्ट्रक्चर, दूसरी लेयर जो कहलाती है वो कहलाती है स्टाइल, और तीसरी लेयर जो होती है वो होती है बिहेवियर। दोस्तों स्ट्रक्चर मतलब एचटीएमएल का स्ट्रक्चर क्या है, उसको किस तरीके से बनाया गया है। अगर दोस्तों मैं एचटीएमएल को एक बिल्डिंग से कंपेयर करूँ, ये मानूँ कि एक एचटीएमएल का जो पेज है वो एक बिल्डिंग है, तो दोस्तों जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। तो दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर कितना कंक्रीट यूज़ हुआ है, कितना आयरन यूज़ हुआ है, वो इसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, और ये स्ट्रक्चर बताता है कि बिल्डिंग किस तरीके से बनी हुई है। सेम वैसे ही वेब पेज जो है किस तरीके से बना हुआ है वो डिसाइड करती है एचटीएमएल। दोस्तों अगर आपको एचटीएमएल के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ आप इससे पुराने वाला लेक्चर जो है मेरा लर्न एचटीएमएल इन 60 मिनट्स वो ज़रूर देखिएगा। अब दोस्तों मैं आता हूँ इसके स्टाइल के ऊपर। स्टाइल मतलब कि वो उसका जो बाहर का लुक है वो किस तरीके से है, जो उसकी इन्फॉर्मेशन जो वेब पेज के ऊपर है वो किस तरह से प्रेजेंट की गई है। तो दोस्तों ये पूरा प्रेजेंटेशन जो है ब्राउज़र के अंदर वो डिपेंड करता है सीएसएस के ऊपर। जैसे इस बिल्डिंग का जो आउटर एलिवेशंस हैं और वो सब डिज़ाइन वगैरह जो आपको दिख रही है, पहले स्ट्रक्चर बिल्डिंग का ऐसा था लेकिन अब जो है वो आउटर लुक के साथ इस तरीके से दिखने लगी है हमारी बिल्डिंग। तो दोस्तों अगर ये जो बिल्डिंग का आउटर लुक है, जो एचटीएमएल पेज का आउटर लुक है, वो सब कुछ डिपेंड करता है सीएसएस के ऊपर। सीएसएस ये डिसाइड करता है कि किस इन्फॉर्मेशन को किस टाइप में प्रेजेंट होना है, हेडिंग को कैसे प्रेजेंट होना है, पैराग्राफ को कैसे प्रेजेंट होना है, वो ये पूरा प्रेजेंटेशन जो है सीएसएस के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों तीसरी लेयर है वो है बिहेवियर की, कि किस तरीके से इस बिल्डिंग के अंदर काम हो रहा है। अगर ये बिल्डिंग एक फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में किस तरीके से काम हो रहा है। तो दोस्तों ये जो बिहेवियर है, ये इसके अंदर जो काम हो रहा है वो सारा जो वेब पेज के अंदर जो कुछ भी काम होता है, जो वेब पेज जैसे चलता है, जिस तरीके से रिएक्ट करता है, जिस तरीके से रन करता है, वो उसका जो वेब पेज का बिहेवियर। तो दोस्तों जो वेब पेज का बिहेवियर है वो डिपेंड करता है जावा स्क्रिप्ट के ऊपर। जैसी जावा स्क्रिप्ट वेब पेज के अंदर होगी वैसे वो पेज काम करेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वेब पेज के तीनों लेयर समझ में आई होंगी। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ सीएसएस क्या है, क्योंकि मुझे इस लेक्चर में सीएसएस को डिस्कस करना है। एचटीएमएल में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। और दोस्तों जावास्क्रिप्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे मैं जावास्क्रिप्ट के वीडियोज़ भी बनाऊँगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं सीएसएस के ऊपर कि सीएसएस क्या है। अब दोस्तों मैं आता हूँ सीएसएस के ऊपर कि सीएसएस क्या है। तो दोस्तों सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। एक्चुअली दोस्तों जब भी हम लोग एचटीएमएल को वेब पेज को हम बनाते हैं तो हम उसको एचटीएमएल यूज़ करके वेब पेज को बनाते हैं। अब एचटीएमएल में जितने एलिमेंट्स हैं आप उसके अंदर उसकी डिज़ाइनिंग जो उन एलिमेंट्स की वो डिज़ाइनिंग है वो आप सीएसएस से कर सकते हो। अभी एलिमेंट्स क्या होते हैं एचटीएमएल के। तो दोस्तों एचटीएमएल के एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि आपको हेडिंग देनी है, तो हेडिंग के अंदर आप क्या डिज़ाइन रखना चाहते हो, हेडिंग का कलर कैसा रखना चाहते हो, हेडिंग का बैकग्राउंड कलर कैसा रखना चाहते हो, ये सब डिसाइड होता है सीएसएस से। तो मतलब जितने भी एचटीएमएल के एलिमेंट्स हैं, जैसे हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, इसके अलावा आपका जो है हेडर हो गया, फुटर हो गया, आपका जो लिस्ट हो गई, उसमें किस तरीके का कलर आना है, बैकग्राउंड कलर कैसा होना है, वो लिस्ट कैसा दिखना है, या वो पैराग्राफ कैसा दिखना है, या वो हेडिंग कैसी दिखना है, ये सब डिसाइड होता है सीएसएस से। तो दोस्तों सीएसएस एक्चुअली अगर मैं सीएसएस को शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करूँ तो सीएसएस के लिए मैं कह सकता हूँ कि सीएसएस जो है हमारे एचटीएमएल पेज के अपीयरेंस के लिए, लेआउट के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए और कंटेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जो भी एचटीएमएल पेज का हमारा अपीयरेंस होगा, लेआउट होगा, प्रेजेंटेशन होगा या कंटेंट होगा, वो सब का सब जो है सीएसएस से डिसाइड होगा। और ये भी डिसाइड होगा कि जो इन्फॉर्मेशन एचटीएमएल के अंदर डिस्प्ले होनी है वो किस रूप में प्रेजेंट की जानी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सीएसएस समझ में आ गया होगा।
चलिए आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों पेज में स्टाइल को ऐड करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपन किस किस तरीके से स्टाइल्स को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम मैंने चार्ट टाइप का बनाया हुआ है। इसमें ये दिख रहा है जैसे कि आपको अगर स्टाइल्स को ऐड करना है तो आप CSS के द्वारा या HTML एलिमेंट्स के नेम के द्वारा स्टाइल्स को वेब पेज में ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों CSS में इनलाइन स्टाइल एक तरीका होता है जिससे आप वेब पेज में स्टाइल को ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है इंटरनल स्टाइल से, तीसरा होता है एक्सटर्नल स्टाइल से। और दोस्तों जब अपन नेमिंग एलिमेंट्स के HTML के एलिमेंट्स को नेम करेंगे तो उसमें दो तरीके होते हैं, क्लास सेलेक्टर को यूज़ करके या फिर ID सेलेक्टर को यूज़ करके। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ स्टाइल्स को कैसे वेब पेज में ऐड किया जाता है। चलिए दोस्तों अब मैं आता हूँ कि CSS को HTML पेज के अंदर कैसे जोड़ा जाता है। तो दोस्तों CSS को HTML के अंदर जोड़ने के लिए, या फिर मैं अगर सिंपल भाषा में कहूँ कि वेब पेज के अंदर स्टाइल देने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है CSS के द्वारा, मतलब आप CSS को डिफ़ाइन कर दीजिए तो ऑटोमेटिक वहाँ पे डिज़ाइनिंग हो जाएगी। या फिर एक तरीका होता है कि HTML के एलिमेंट को नाम दे दीजिए। अगर आप HTML के एलिमेंट को नाम देते हैं तो उस नाम के हिसाब से उसकी स्टाइल हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आया हो तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि आगे इन दोनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हम CSS के द्वारा भी वेब पेज के अंदर स्टाइल दे सकते हैं, या हम HTML एलिमेंट के नाम देकर भी उसके वेब पेज के अंदर स्टाइल दे सकते हैं। दोनों तरीके से हम HTML पेज के अंदर स्टाइल को डिफ़ाइन कर सकते हैं। चलिए मैं आगे इसको आप डिटेल में डिस्कस करूँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं भी सबसे पहले आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि हम CSS के साथ स्टाइल को ऐड कर रहे हैं वेब पेज के अंदर। फिर से सुन लीजिए, मैं HTML पेज के अंदर स्टाइल को ऐड कर रहा हूँ, इसके लिए मैं CSS का यूज़ कर रहा हूँ। ये पहला तरीका था मेरा। तो दोस्तों CSS को HTML पेज के अंदर ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, HTML एलिमेंट को बताता हूँ कि मुझे बॉडी, जैसे यहाँ पे मैंने क्या दिया बॉडी, तो बॉडी क्या है, मैं एक HTML एलिमेंट है। ये बॉडी डिफाइन करता है कि HTML के बॉडी के अंदर जो कुछ भी आएगा वो सब इस तरीके से होगा। किस तरीके से होगा, उनका फॉन्ट साइज़ 10 हो जाएगा, उनका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा, उनका जो कलर है, जो फ्रंट कलर है वो रेड हो जाएगा, जो अपन बोलते हैं बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर जो है वो रेड हो जाएगा। उसकी जो मार्जिन है वो 20 पिक्सल की हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो हो गया सेलेक्टर, मतलब ये हो गया HTML एलिमेंट, और ये हो गए हमारे CSS का डिक्लेरेशन। तो ये हमारी पूरी जो है ये CSS है। अब मैंने क्या करा, मैंने HTML पेज को ये बता दिया कि तुम्हारी बॉडी में जो कुछ भी आएगा उसका फॉन्ट साइज़ ये रहेगा, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू रहेगा, उसका जो कलर रहेगा वो रेड रहेगा, उसके मार्जिन जो रहेगा वो 20 पिक्सल रहेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया CSS से HTML पेज के अंदर स्टाइल को ऐड करना। अब थोड़ा सा अपन आगे इसको और डिस्कस करते हैं कि इसके रूल्स किस तरीके से होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रूल्स के लिए क्या सेलेक्टर आ जाता है। सेलेक्टर मतलब उसकी बॉडी हो गई या फिर पैराग्राफ हो गया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ सेलेक्टर बॉडी, पैराग्राफ, H1 या A, जो कुछ भी आप HTML के अंदर यूज़ करते हैं वो सारे इसके सेलेक्टर्स होते हैं। तो ये सेलेक्टर हो गया। और दूसरा जो होता है वो होता है प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब कि उस सेलेक्टर की प्रॉपर्टी वैल्यू क्या हो जाएगी। जैसे बॉडी की फॉन्ट फैमिली दे दिया एरियल, तो बॉडी के अंदर जो भी आप टाइप करोगे सब एरियल में टाइप होगा, ठीक है। दूसरी आपने पैराग्राफ का जो प्रॉपर्टी है वो दे दी कलर, तो जो भी उसका फोरग्राउंड कलर होगा वो आपका ब्लू होगा। इस तरह से आपने H1 की बॉडी दे दी फॉन्ट साइज़ 24, तो H1 जब भी आप HTML के अंदर लोगे उसका फॉन्ट साइज़ 24 पिक्सल हो जाएगा। इस तरीके से आगे हम लोग यहाँ पे CSS को डिफ़ाइन करने के लिए HTML के एलिमेंट को ले लेते हैं और उनकी प्रॉपर्टी वैल्यू को ले लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि जैसे हम लोग सेलेक्टर जब भी लेते हैं तो सेलेक्टर तो हमने ले लिया, सेलेक्टर हमने ले लिया, बॉडी ले लिया, पैराग्राफ ले लिया, H1 ले लिया, A ले लिया। अब दोस्तों सेलेक्टर के बाद हमने यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी भी ले ली, फॉन्ट फैमिली ले लिया, कलर ले लिया, फॉन्ट साइज़ ले लिया, कलर ले लिया दोस्तों। लेकिन जब भी हम प्रॉपर्टी लेते हैं उसके बाद हम लोग कॉलन का यूज़ करते हैं, डबल कॉलन का। दोस्तों ये डबल कॉलन हम लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि प्रॉपर्टी के बाद डबल कॉलन ही आएगा। उसके बाद जब उसकी वैल्यू होती है तो वैल्यू हम लोग लेते हैं, वो वैल्यू को जब हम लोग वैल्यू लेने के बाद हम उसको सेमी कॉलन से एंड करते हैं और फिर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। मतलब हमको स्टार्टिंग में ब्रैकेट लगाना है
स्टार्टिंग में ब्रैकेट लगाना है, एंड में भी ब्रैकेट लगाना है, और एंड में ब्रैकेट लगाने से पहले उस लाइन को, उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसको हमको सेमी कॉलन से एंड करना है। तो कॉलन तो सेमी कॉलन से एंड करना है। तो दोस्तों कॉलन तो आएगा प्रॉपर्टी के बाद, यहाँ पर ये कॉलन आ जाएगा, और सेमी कॉलन आएगा उसकी वैल्यू के बाद, ये सेमी कॉलन आ जाएगा, और फिर उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और अपन को सिलेक्टर के बाद कर्ली ब्रैकेट को ओपन भी करना है। दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपका सिंटैक्स सही हो, सिंटैक्स अगर गलत होगा तो आपका ये CSS रूल अप्लाई नहीं होगा। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। जो बेसिक सेलेक्टर्स होते हैं HTML के, वो होते हैं अपना बॉडी हो गया, P हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, है ना। इस तरीके से हम ये सिंपल सेलेक्टर्स होते हैं। इन सिंपल सेलेक्टर्स के मदद से आप जो है HTML के अंदर CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या HTML के अंदर स्टाइल दे सकते हैं। दोस्तों एक स्पेशल कैरेक्टर होता है स्टार। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी सेलेक्टर्स हैं HTML के अंदर, या जितने भी एलिमेंट्स हैं उस पेज के अंदर, उन सभी के ऊपर ये वाला इम्प्लीमेंट, ये जो भी देंगे इसके अंदर, वो सब उन पेज के ऊपर अप्लाई होगा। इसके एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊँगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये जो मैंने अभी आपको बताया कि अपन CSS के अंदर जो है HTML के अंदर CSS को ऐड कर रहे हैं, हम HTML के अंदर CSS को ऐड कर रहे हैं। तो दोस्तों इस HTML के अंदर CSS को ऐड करने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट, दूसरा होता है इंटरनल स्टाइल शीट्स, और तीसरा होता है इनलाइन। इनलाइन का मतलब होता है आप सिंगल लाइन में बता दोगे कि भाई इस सिलेक्टर के अंदर क्या क्या होना है। दूसरा होता है इंटरनल, आप उसके हेड सेक्शन में, किसके हेड सेक्शन में, HTML पेज के हेड सेक्शन में बताओगे कि मैं किस किस एलिमेंट पे क्या क्या स्टाइल रखना चाहता हूँ, ठीक है। और तीसरा होता है एक्सटर्नल, आप एक अलग से फाइल बना लोगे, ठीक है। उस फाइल के अंदर आप अपना जो भी स्टाइल है वो वहाँ पे रख दोगे, उस फाइल को आप HTML पेज के अंदर यूज़ कर लोगे। तो दोस्तों आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। इनलाइन का मतलब होता है सिंगल लाइन, मतलब आप सिलेक्टर के पहले ही बता दोगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है। दूसरा होता है इंटरनल, इसके लिए आपको HTML के हेड सेक्शन में बताना पड़ेगा कि मैं क्या स्टाइल रखने वाला हूँ और किस एलिमेंट की क्या स्टाइल रखने वाला हूँ। और तीसरा होगा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि आप जो है एक अलग से फाइल बना लोगे, CSS फाइल, और वो CSS फाइल में जो भी आपकी स्टाइल है वो आप दे दोगे, और उस फाइल का यूज़ आप HTML के अंदर कर लोगे। तो दोस्तों मैं इसको आपको एग्जांपल से बताता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे कि सबसे पहले मैं आता हूँ इनलाइन के ऊपर। अब इनलाइन के ऊपर मैंने आपको क्या बताया था कि सिंगल लाइन में आप डिसाइड कर दोगे। तो देखिए जैसे पैराग्राफ दिया आपने, तो पैराग्राफ में आपने लिखा स्टाइल, मतलब पैराग्राफ की स्टाइल क्या है, कलर उसका रेड हो जाएगा और पैराग्राफ बंद हो गया। ये आपका इनलाइन है। एक सिंगल लाइन में आपने बता दिया कि भाई जो पैराग्राफ है उसका जो स्टाइल है वो कलर उसका रेड है, और यहाँ पर पैराग्राफ बंद कर दिया। अब इस P के अंदर, इस स्टाइल के अंदर जो भी लिखोगे सब आपका रेड कलर से आएगा। दूसरा होता है दोस्तों इंटरनल स्टाइल। इंटरनल में मैंने क्या बताया था आपको, हेड सेक्शन में आपको देना है। तो आपको हेड सेक्शन में आप क्या बता दोगे कि स्टाइल का टाइप क्या है। आपने टाइप और CSS ले लिया और यहाँ पे आपने लिख दिया कि मैं H1 के अंदर जो है कलर रेड यूज़ करूँगा। अब जब भी आप अपने HTML पेज के अंदर H1 लिखोगे तो वो ऑटोमेटिक रेड कलर में हो जाएगी। और तीसरी है दोस्तों एक्सटर्नल स्टाइल शीट। इसके अंदर आप एक फ़ाइल बना लोगे, ठीक है। उस फाइल का नाम जैसे आपने दे दिया style.css, उसको आप क्या करोगे, हाइपर रेफरेंसेस में ऐड कर दोगे। अब हाइपर रेफरेंस क्या होता है, इसके लिए आपको मैं HTML का लेक्चर पढ़ना पड़ेगा, प्लीज़ आप उसको एक बार गो थ्रू करो तो उसको आपको समझ में आ जाएगा हाइपर रेफरेंस क्या होता है। तो हाइपर रेफरेंस से आप style.css को जो है इस फाइल में ऐड कर दिया। अब इस फाइल के अंदर जो भी लिखा होगा, हेडिंग लिखा है, पैराग्राफ लिखा है, वो सब इस जो आप जिसके अंदर आपको यूज़ किया है वो सब वैसे ही उस वेब पेज के अंदर वैसे ही चलेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इनलाइन का मतलब होता है सिंगल लाइन के अंदर, इंटरनल का मतलब होता है हेड सेक्शन के अंदर आपने स्टाइल दे दी, और एक्सटर्नल का मतलब होता है कि आपने एक बाहर फाइल बना ली, उसके अंदर अपनी सारी स्टाइल्स दे दी और वो स्टाइल इस पेज के अंदर फॉलो होंगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक स्टाइल शीट को HTML पेज के अंदर जोड़ते हैं। तो दोस्तों इसके मैं एग्जांपल आपको करवा देता हूँ। जैसे ये देखिए इनलाइन का एक एग्जांपल है। इस इनलाइन के एग्जांपल में मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पर लिया हुआ है HTML लिया है, हेड लिया है, टाइटल में मैंने फर्स्ट एग्जांपल ले लिया है, हेड मेरा बंद हो गया।
बॉडी स्टार्ट करी और बॉडी के H1 मतलब हेडिंग नंबर 1 पे क्या स्टाइल हुआ, H1 के अंदर स्टाइल दे दिया। ये इनलाइन का एग्जांपल है, सिंगल लाइन का, मतलब सिंगल एक ही लाइन के अंदर हम उसने स्टाइल को डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने H1 के स्टाइल को दिया, यहाँ पे हमने H1 के अंदर क्या लिखा, कलर जो है ब्लू हो जाए, और H1 को बंद कर दिया। तो जब भी आप H1 लोगे उसका कलर ऑटोमेटिक ब्लू हो जाएगा। फिर आपने H2 ले लिया, यहाँ कोई स्टाइल इम्प्लीमेंट नहीं करी आपने। फिर आपने पैराग्राफ की स्टाइल इम्प्लीमेंट करी, कलर रेड। इसका मतलब ये हो गया कि पैराग्राफ आप लोगे तो ये पैराग्राफ जो है रेड कलर में आएगा, ठीक है। और फिर आपने P ले लिया, इसके अंदर कोई स्टाइल नहीं है, कोई स्टाइल इसके अंदर इम्प्लीमेंट नहीं होगी, सिर्फ स्टाइल इम्प्लीमेंट होगी इसके अंदर और स्टाइल इम्प्लीमेंट होगी इसके अंदर। चलिए मैं इसको आपको रन करके बता देता हूँ। अब दोस्तों इस एग्ज़ाम्पल को मैंने यहाँ पर ले लिया है, जिसके अंदर मैंने उसको एज इट इज़ कॉपी कर दिया है और मैंने इसको inline.html के नाम से सेव कर दिया है। अब मैं इसको आपको रन करके बता रहा हूँ किस तरीके से रन होगा। inline.html आ गया, यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया। दोस्तों देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे जो दिया था, मैंने यहाँ पे मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ मिनिमाइज़ करके। देखिए मैंने यहाँ पे क्या दिया था, H1 का जो स्टाइल है कलर ब्लू हो जाए, दिस इज़ इनलाइन एग्जांपल। तो ये दिस इज़ इनलाइन ब्लू में आ गया। ये फर्स्ट CSS जो है ये एज इट इज़ ब्लैक में आया है। पैराग्राफ में मैंने कलर रेड दिया था तो यहाँ ये कलर रेड में आया है। और सेकंड पैराग्राफ में मैंने कोई भी स्टाइल यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं की थी, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल जैसा आता है वैसा ही आया है। तो इस तरीके से ये आपका एग्जाम्पल जो है ये इनलाइन का एग्जाम्पल है। इसमें मैंने क्या किया कि इसमें जो है सिंगल लाइन के अंदर वहीं पर स्टाइल को डिफ़ाइन कर दिया। मुझे क्या लिखना पड़ा, यहाँ पे स्टाइल लिखना पड़ा, और जो कलर आप लेना चाहते हो या जो फ़ॉन्ट आप लेना चाहते हो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो दोस्तों ये आपका इनलाइन का एग्जाम्पल है। अब दोस्तों मैं आता हूँ सेकंड एग्जाम्पल के ऊपर। ये मेरा इंटरनल का एग्जाम्पल है दोस्तों। ये इंटरनल के एग्जाम्पल में मैंने क्या किया हुआ है, हेड सेक्शन में लिया हुआ है। हेड सेक्शन में मैंने स्टाइल को शुरू किया, स्टाइल को बंद कर दिया। तो ये जो स्टाइल को शुरू किया, आप जो है जब भी आप CSS लोगे तो आपका जो शुरुआत होगा वो स्टाइल से होगा, जो एंडिंग होगा वो स्लैश, उल्टा स्लैश और स्टाइल से होगा, बैकवर्ड स्लैश बोलते हैं इसको। और जो भी आप इसके अंदर लेना चाहते हैं, बॉडी को स्टाइल देना चाहते हैं या H1 को स्टाइल देना चाहते हैं या H2 को स्टाइल देना चाहते हैं या पैराग्राफ को स्टाइल देना चाहते हैं, वो आप इसके अंदर लिख देंगे। और इसको आप डिफ़ाइन कहाँ करेंगे, हेड सेक्शन के अंदर डिफ़ाइन करेंगे। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे स्टाइल ले लिया, स्टाइल शुरू हुआ या स्टाइल बंद कर दिया। इसके अंदर मैंने बॉडी लिया हुआ है बैकग्राउंड कलर लिनन, और H1 लिया हुआ है कलर मैरून लिया हुआ है। मार्जिन इसका मैंने लेफ़्ट में 40 पिक्सल्स छोड़ा हुआ है। अब दोस्तों मैं इसको आपको चला के बताता हूँ किस तरीके से ये चलती है। दोस्तों मैंने इसको internal.html के नाम से सेव कर दिया है। अब मैं इसको रन करता हूँ और आपको बताता हूँ किस तरह से रन होती है। देखिए ये लिनन हो गया और यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे भी आ गया। यहाँ पे क्या किया था आपने, इसको कलर जो है मैरून दिया था और जो है बैकग्राउंड कलर लिनन दिया था। अभी मैरून कलर आपको शायद यहाँ पे दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो इसका मैं कलर इसको रेड कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपने इसको क्लिक किया, मैंने इसको सेव कर दिया और मैं यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश कर दिया, देखिए रेड हो गया। तो ये यहाँ पे मतलब मैंने क्या किया था, यहाँ पे हेड के अंदर स्टाइल ले लिया था। ये मेरा CSS है, इतना पार्ट जो पूरा है स्टाइल से शुरू हुआ, स्टाइल से ख़त्म हो गया। ये बॉडी जो है बैकग्राउंड कलर लिनन हो गई है, मतलब ये बॉडी बैकग्राउंड कलर दिख रहा होगा आपको। और ये जो H1 है, ये जो हेडिंग 1 है, इसका कलर जो है रेड हो गया है और मार्जिन 40 पिक्सल हो गया। तो यहाँ से 40 पिक्सल्स छोड़ के उसने यहाँ पे इसको प्रिंट किया हुआ है रेड कलर के अंदर। तो दोस्तों ये जो मेरा है ये इंटरनल मतलब ये जो इम्प्लीमेंट किया है मैंने, ये इंटरनल को इम्प्लीमेंट किया है। तो मैंने 2 स्टाइल्स आपको बता दिए हैं, एक बताइए इनलाइन, दूसरी बताइए इंटरनल। अब तीसरे पे आते हैं एक्सटर्नल के ऊपर। तो दोस्तों एक्सटर्नल स्टाइल के लिए मैंने यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, 2 फाइल बनाई हुई हैं। पहली फाइल का नाम है mystyle1.css। तो दोस्तों इसको मैं .css के नाम से सेव करूँगा, ठीक है। इसको मैं .css के नाम से सेव करूँगा इस वाली फ़ाइल को। अब इस फाइल के अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है मैंने कि बॉडी जो है, बॉडी को मैंने स्टार्ट किया है, बॉडी को क्लोज कर दिया। और इसके अंदर लिख दिया कि कलर इक्वल टू वाइट, कलर जो है वाइट लिया है मैंने, सॉरी कलर कॉलन वाइट, कॉलन लेंगे उसके अंदर पर लोग,
कलर कॉलन वाइट और बैकग्राउंड कलर कॉलन पिंक। तो बैकग्राउंड कलर जो पिंक हो जाएगा, कलर जो है वो वाइट हो जाएगा। इस तरीके से जो H1 है उसके अंदर क्या करेंगे, कलर ब्लैक, मतलब जो H1 का कलर रहेगा वो ब्लैक होगा, और जो बैकग्राउंड कलर है उसका कॉलन रेड दिया हुआ है, तो मतलब जो H1 का बैकग्राउंड कलर रहेगा वो रेड रहेगा। तो ये तो मेरी एक फ़ाइल हो गई। अब इस फाइल को मैं यूज़ करूँगा इस external.html के अंदर। दोस्तों यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर मैंने लिंक रेफरेंस लिखा स्टाइल शीट्स, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये इसका सिंटैक्स है। टाइप भी आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि टाइप आप बता रहे हो किस टाइप की वो फाइल है। मीडिया ऑल आपको लिखना पड़ेगा, ये भी इसका सिंटैक्स ही है। अब यहाँ पे हाइपर रेफरेंस HREF आपको लिखना पड़ेगा, उस फाइल का नाम लिखना पड़ेगा जिस फाइल के अंदर आपने स्टाइल्स को डिफाइन किया हुआ है। तो ये माई स्टाइल 1.css यही वाली फाइल है जो आपने यहाँ पे ली हुई है। अब इन दोनों फाइलों को आपको एक ही फोल्डर के अंदर सेव करना पड़ेगा, तब जाके ये रन होंगी। दोस्तों ये हेड सेक्शन बंद हो गया, ये बॉडी ले लिया। अब H1 आपने लिया हुआ है, पैराग्राफ लिया हुआ है, बॉडी बंद कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे कोई स्टाइल नहीं है क्योंकि आपने यहाँ पे सिंपल एक फाइल माई स्टाइल 1.css को दे दिया है। अब दोस्तों चलिए मैं इसको आपको रन करके बताता हूँ किस तरीके से रन होंगी। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर दो फाइल ले ली हैं। एक तो ली है मैंने external.html, जिसको मैंने सेव कर लिया है external.html के अंदर, उसकी कोडिंग आपके सामने है। यहाँ पे HTML ले लिया मैंने, हेड ले लिया, लिंक रेफरेंस, स्टाइल शीट, टाइप टेक्स्ट CSS, मीडिया ऑल, हाइपर रेफरेंस में मैंने माई स्टाइल 1.css ले लिया। अब ये माई स्टाइल 1.css को जब मैं ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बॉडी कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर पिंक, और इस तरीके से मैंने इसको डिफाइन किया है। मतलब यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट पे स्टाइल लिया हुआ है, एक एलिमेंट है बॉडी और दूसरा एलिमेंट है H1 हेडिंग 1। अब दोस्तों मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से रन हो रहा है ये external.html। मैंने इसको ओपन किया। तो दोस्तों मैंने फाइल ओपन कर ली है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से CSS को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, H1 हेडिंग 1 लिखा है, पैराग्राफ। यहाँ पे कोई भी स्टाइल मैंने नहीं दे के रखी हुई है, ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टाइल आ रही हैं। तो वो स्टाइल्स क्यों आ रही हैं, क्योंकि आपने हाइपर रेफरेंस में माई स्टाइल 1.css को लिया हुआ है। अब इस माई स्टाइल 1.css में क्या लिखा हुआ है तो अपन उसको भी ओपन करके देख लेते हैं। माई स्टाइल 1.css में ये मैंने दोनों डेस्कटॉप पे सेव कर दिया था दोनों को। अब मैंने नोटपैड में इसको ओपन किया तो माई स्टाइल 1.css में लिखा हुआ है बॉडी के अंदर, बॉडी एलिमेंट के अंदर मैंने क्या लिया है, कलर वाइट लिया हुआ है। देखिए कलर इसका वाइट हो गया, ये वाइट कलर फोरग्राउंड कलर की बात हो रही है। और दूसरा जो है क्या लिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर पिंक लिया हुआ है। तो दोस्तों बैकग्राउंड कलर जो है पिंक हो गया है। और फिर इसके अलावा क्या लिया हुआ है, H1 क्या आता है, कलर इक्वल टू ब्लैक लिया है, तो फोरग्राउंड कलर क्या लिया हुआ, ब्लैक हो गया है, फोरग्राउंड कलर ब्लैक हो गया है। और दोस्तों इसके अलावा क्या है, बैकग्राउंड कलर रेड हो गया है, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रेड जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से पूरा जो है इम्प्लीमेंट होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको तीनों तरीके पता पड़ गए होंगे, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, जैसे कि आपको स्टाइल को इम्प्लीमेंट करना है। दोस्तों लास्ट जो तरीका है वो मैंने आपको स्टार का बताया था। स्टार का मतलब ये होता है कि जितने भी एलिमेंट्स उस वेब पेज के अंदर यूज़ हुए हैं, चाहे वो H1 हो, चाहे वो P1 हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो H1 हो, चाहे वो H2 हो, चाहे वो P हो, चाहे वो लिस्ट हो, सब में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक स्टाइल लिया हुआ है, स्टाइल को क्लोज़ किया। ये मैंने यहाँ पे स्टाइल लिया, स्टाइल को मैंने क्लोज़ किया और दोस्तों यहाँ पे स्टार ला के बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया। अब इस बैकग्राउंड कलर येलो का मतलब ये हो गया कि ये जो H1 है इसका भी बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा, ये जो P है इसका भी बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा, और ये सेकंड वाला P है इसका भी बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। चलिए मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ किस तरीके से चलती है, किस तरह से दिखती है। ये मैंने सेव किया है दोस्तों, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ये मैंने इसको ओपन किया, देखिए मैंने यहाँ पे डेमो ऑफ द स्टार सेलेक्टर लिखा हुआ है, माय नेम इज़ डोनाल्ड लिखा हुआ है, माय बेस्ट फ्रेंड इज़ मिक्की लिखा हुआ है, और इसके अंदर इम्प्लीमेंट कोडिंग क्या है, कुछ नहीं है दोस्तों। बस यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या किया हुआ है, H1 वैसे लिया हुआ है। यहाँ मैंने कोई भी स्टाइल डिफाइन नहीं करी है, ना H के अंदर, ना P के अंदर, ना सेकंड वाले P के अंदर। मैंने यहाँ पे स्टार ऊपर लगा दिया है, स्टार बैकग्राउंड कलर इक्वल टू येलो। दोस्तों अगर मैं इसको यहाँ पे रेड कर देता हूँ तब अपन देखते हैं क्या होता है। मैंने इसको सेव किया और मैंने यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश कर दिया F5। देखिए यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो गया। तो दोस्तों ये जो है इस तरीके से स्टार, ये एक स्टार का एग्जांपल है। स्टार का मतलब होता है जितने भी वेब पेज के अंदर एलिमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो सबके अंदर ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये
समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग स्टाइल को HTML पेज के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। अब दोस्तों मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कमेंट्स के बारे में। दोस्तों हम CSS के अंदर कमेंट्स दे सकते हैं। दोस्तों कमेंट्स का पर्पस ये होता है कि आपको जो कोडिंग है वो एक्सप्लेन हो जाए, मतलब कोई जैसे आपने कोई कोड किया हुआ है, बाद में कोई बंदा उसको पढ़ता है तो वो समझ जाए कि आपने ये कोड क्यों लिखा हुआ है। तो कमेंट देने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, स्लैश लगाना है और स्टार लगाना है। स्लैश और स्टार लगा के जो भी कमेंट दिखना है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने स्लैश लगाया, स्टार लगाया, ठीक है, और ये आपने यहाँ पे जो भी कमेंट आपने देना है वो आपने दे दिया और फिर यहाँ पे स्टार और कमेंट से उसको क्लोज़ कर दिया। दोस्तों कंप्यूटर या कंपाइलर कभी भी इसको नहीं पढ़ेगा, मतलब इसको छोड़ देगा। ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है। कंप्यूटर ना इसको कंपाइल करेगा ना ब्राउज़र इसको कंपाइल करेगा। जैसे पी कलर इक्वल जो भी हेक्साडेसिमल कलर दिया हुआ है वो कभी भी कंपाइल, मतलब वो तो कंपाइल होगा पर ये कभी भी कंपाइल नहीं होगा। तो इस तरीके से हम CSS में जो है कमेंट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा CSS और मैंने आपको ये बताया कि पेज के अंदर अपन लोग किस तरह से CSS को इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए मैं अब आगे चलता हूँ और आगे आपसे डिस्कशन करता हूँ। दोस्तों अब मैं आता हूँ अगले टॉपिक के ऊपर, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि HTML के एलिमेंट्स को हम नाम देकर कैसे स्टाइल को ऐड कर सकते हैं। मतलब हमको करना क्या है, जो HTML के एलिमेंट्स हैं उनको नाम देना है और फिर उस नाम से नाम देकर हम उसमें स्टाइल को ऐड करेंगे। तो दोस्तों HTML एलिमेंट्स को नाम देने के दो तरीके हैं। पहला तो होता है ID नेम्स देना और दूसरा होता है क्लास को असाइन करना। मतलब अगर आप HTML को नाम देना चाहें तो आप HTML को HTML एलिमेंट्स को दो तरीके से नाम दे सकते हैं। पहला है ID नाम देना, ID से बाय ID। अगर आप HTML एलिमेंट्स को ID से भी नाम दे सकते हैं और क्लास नेम से भी नाम दे सकते हैं। अब ये कैसे किया जाता है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ID और क्लास में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों अगर हमको क्लास के जो HTML के एलिमेंट्स हैं उनको नाम देना है तो हम या तो ID का यूज़ करेंगे, क्लास का यूज़ करेंगे। अब दोस्तों हम लोग आते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ID सिलेक्टर में और क्लास में। दोनों ही तरीके हैं HTML के एलिमेंट्स को नाम देने के। तो दोस्तों हम क्लास के अंदर एक से अधिक एलिमेंट्स को नाम दे सकते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं, क्लास के अंदर HTML के एक से अधिक एलिमेंट्स ले सकते हैं, उन सभी एलिमेंट्स का नामकरण हम क्लास से कर सकते हैं। और हम क्लास के जो क्लास सेलेक्टर है उसको मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई भी कर सकते हैं उसी पेज के अंदर। और ID सिलेक्टर में क्या होता है, सिर्फ आप सिंगल एलिमेंट का नाम दे सकते हो और सिर्फ सिंगल बार ही उसको यूज़ कर सकते हो। मतलब आप पेज में सिर्फ उसको एक ही बार यूज़ कर सकते हो। पर क्लास में हम मल्टीपल एलिमेंट्स को नाम दे सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स उसको यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल एलिमेंट्स पे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। डॉट का यूज़ होता है क्लास के लिए और हैश का यूज़ होता है ID के लिए। इसको मैं आपको और डिटेल में एग्जांपल से समझाता हूँ दोस्तों। जैसे ये ID सिलेक्टर का मेरा एग्जांपल है। इसमें देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे लिया हुआ है स्टाइल, ये स्टाइल लिया हुआ और यहाँ पे हैश लिया है। मतलब ये हैश जो है ये मेरा क्या, ये हो गया ID, ये ID का नाम हो गया फर्स्ट नेम। अब इसमें मैंने क्या स्टाइल दिया हुआ है कि कलर ब्लैक हो जाए, बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए और टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाए। और ये फर्स्ट नेम मेरा क्लोज हो गया, ये मेरी स्टाइल यहाँ पे क्लोज हो गई, ये मेरा हेड यहाँ पे बंद हो गया। फिर उसके नीचे मैंने क्या दिया हुआ है, बॉडी लिया हुआ है H1 डेमो ऑफ द ID सिलेक्टर। तो यहाँ तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये H1 के ऊपर कोई स्टाइल नहीं दिया, उस स्टाइल को यहाँ पे यूज़ नहीं किया। लेकिन H2 के अंदर क्या लिया हुआ है, उन्होंने H2 का लिया ID फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम में जो भी यूज़ किया है, जैसे कलर ब्लैक यूज़ किया है, बैकग्राउंड कलर येलो यूज़ किया है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज़ किया है, सब इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा दिस इज़ इफेक्ट के अंदर। जैसे इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, P के अंदर कुछ भी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टाइल डिफाइन नहीं है। फिर आपने बॉडी को बंद किया, फिर आपने HTML को बंद किया। तो दोस्तों इस तरीके से आपका यह ID सिलेक्टर चलेगा। चलिए मैं इसको आपको एग्जांपल से और बताता हूँ, इसको चला के बताता हूँ किस तरीके से चलता है।
तो दोस्तों ये जो एग्जांपल था जो मैंने अभी आपको प्रेजेंटेशन पर दिखा रहा था, उस एग्जांपल को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। यहाँ पे देखिए स्टाइल, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिया हुआ है, कलर ब्लू लिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर येलो लिया हुआ है, टेक्स्ट लाइन सेंटर लिया हुआ है, और देखिए यहाँ पे डेमो ये यहाँ पे H1 में लिया हुआ है, तो हेडिंग में कोई स्टाइल अप्लाई नहीं है। लेकिन यहाँ पे H2 में मैंने आईडी को अप्लाई किया हुआ है, H2 आईडी इक्वल टू फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नेम में दिया हुआ है ये कलर ब्लू, तो ये H2 जो हेडिंग 2 है ये इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। तो चलिए इस फाइल को रन करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने फाइल को रन किया तो यहाँ पे ये आ गया, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया है और यहाँ पे फोरग्राउंड कलर ब्लू हो गया है, सॉरी, और बैकग्राउंड कलर जो है आपका वो येलो हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे आईडी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों लौटते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ और फिर मैं बताता हूँ कि अभी आपका ये मैंने आईडी सेलेक्टर बताया था आपको, अब जो आगे क्लास सेलेक्टर कैसे काम करता है। दोस्तों क्लास सेलेक्टर के लिए यहाँ पे हमको डॉट का यूज़ करना पड़ता है हैश की जगह। मतलब वहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने हैश का यूज़ किया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने हैश का यूज़ किया था और यहाँ पे क्लास के अंदर जो है मैं यहाँ पर डॉट का यूज़ कर रहा हूँ, पीरियड साइन या पॉइंट साइन का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे डॉट ये डिफाइन करता है कि ये क्लास है, इस क्लास का नाम क्या है, इंट्रो है, इसके अंदर क्या क्या स्टाइल अप्लाई है, इसका बैकग्राउंड कलर येलो कर देगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देगा, कलर जो है वाइट कर देगा और यहाँ पे इंट्रो बंद हो गया। ये स्टाइल यहाँ पे क्लोज किया दोस्तों, HTML यहाँ पे बंद किया। अब क्या हुआ, क्योंकि मैं क्लास को डिफरेंट HTML एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन आईडी में ऐसा नहीं है। आईडी को मैं सिर्फ एक ही एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर पाया था, उसको सिंगल टाइम ही यूज़ कर पाया था। तो क्लास को मैं क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं H1 में क्लास को ले लिया इंट्रो, इसके अलावा मैंने P के अंदर क्लास को ले लिया। तो मतलब जो हेडिंग 1 है, जो H1 है, उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ आ जाएंगी, सारी स्टाइल्स आ जाएंगी। ये जो P क्लास है इसके अंदर सारी स्टाइल्स आ जाएंगी, और इसे यहाँ पे जो दूसरी क्लास है माय बेस्ट फ्रेंड, जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सारी स्टाइल्स आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों इस एग्जाम्पल को भी मैं आपको कॉपी करके बताता हूँ एग्जाम्पल किस तरीके से चलेगा। दोस्तों ये जो क्लास का एग्जाम्पल है इसको मैंने कॉपी कर दिया है नोटपैड में, उसको फाइल को मैंने सेव कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ ये फ़ाइल किस तरह से रन होती है। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो है मेरी फ़ाइल दी हुई है, इसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन लिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर रेड लिया हुआ है, टेक्स्ट लाइन सेंटर लिया हुआ है, ये स्टाइल यहाँ पे क्लोज़ हो गया, हेड क्लोज़ हो गया, बॉडी जो है वो यहाँ पे शुरू हुई है, और फिर यहाँ पे H1 के अंदर क्लास में मतलब मैंने हेडिंग 1 के अंदर भी क्लास इंट्रो ले लिया, P के अंदर भी क्लास इंट्रो ले लिया, और लास्ट वाला जो P, एक बीच पे 2 P छोड़ दिए, मैं 2 पैराग्राफ छोड़ दिए, और जो लास्ट वाला P है उसमें भी क्लास इंट्रो ले लिया। मतलब यहाँ पे जो स्टाइल अप्लाई होगी वो H1 पे अप्लाई होगी और इस P पे अप्लाई होगी, और देन फिर अगेन इस P पे अप्लाई होगी। तो दोस्तों मैंने इस एग्जांपल को रन किया तो मेरे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आया। ये फर्स्ट हेडिंग में भी स्टाइल अप्लाई हो चुकी है, उसके बाद जो पैरा दिया था उसमें भी स्टाइल अप्लाई हो चुकी है, उसके बाद जो लास्ट पैरा था उसमें भी स्टाइल अप्लाई हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्लास सेलेक्टर्स को मल्टीपल एलिमेंट्स के HTML के मल्टीपल एलिमेंट्स में वेब पेज के जो मल्टीपल HTML एलिमेंट्स होते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास सेलेक्टर समझ में आया होगा। तो मैंने अभी आपको 2 सेलेक्टर्स बताए, आईडी सेलेक्टर्स एंड क्लास सेलेक्टर्स। आईडी सेलेक्टर्स को हम लोग सिर्फ सिंगल पेज में एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, क्लास सेलेक्टर्स को हम सिंगल पेज में मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। क्लास सेलेक्टर्स को यूज़ करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है, और हैश सेलेक्टर्स को यूज़ करने के लिए, आईडी सेलेक्टर्स को यूज़ करने के लिए हैश का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये था आपका सेलेक्टर्स CSS के अंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आता हूँ स्टाइल के ऊपर। तो दोस्तों मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल। दोस्तों इससे कहने का मकसद ये है मेरा कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं HTML एलिमेंट्स जिसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो सकती है। मतलब ये मैंने मेन 5 एलिमेंट्स लिए हुए हैं जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि इनके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो सकती है। पहला एलिमेंट जो है दोस्तों वो है डिवीज़न। दोस्तों डिवीज़न क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो मेरा एलिमेंट है जिस पर स्टाइल अप्लाई हो सकती है वो है इमेज। तीसरा जो एलिमेंट है जिस पर स्टाइल अप्लाई हो सकती है वो है फॉन्ट। चौथा एलिमेंट जो है वो है लिंक, एंड जो 5th एंड लास्ट है वो है एफेक्ट्स। इस तरह से एफेक्ट्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, बताता हूँ डिवीज़न क्या होते हैं। अब दोस्तों मैं आता हूँ डिवीज़न के ऊपर और आपको ये बताता हूँ डिवीज़न क्या होते हैं। तो दोस्तों डिवीज़न टैग जो है HTML डॉक्यूमेंट्स को या HTML पेज को सेक्शंस में डिवाइड कर देता है।
इन सेक्शन का हम अलग अलग नाम दे सकते हैं और इन्हीं सेक्शंस को हम डिवीज़न बोलते हैं। मतलब मैं चाहूँ तो एक एचटीएमएल वेब पेज को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, चारों पार्ट का नाम मैं अलग अलग दे सकता हूँ और ये सब होगा डिवीज़न के द्वारा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, ये देखिए एक वेब पेज दिया हुआ है। इस वेब पेज के अंदर मैंने इस पूरे वेब पेज के अंदर 4 सेक्शन लिए हुए हैं, हेडर सेक्शन, मेनू सेक्शन, कंटेंट सेक्शन एंड फुटर सेक्शन। और ये हेडर सेक्शन भी एक डिवीज़न है, ये हेडर सेक्शन भी एक डिवीज़न है, ये मेनू सेक्शन भी एक डिवीज़न है, कंटेंट सेक्शन भी एक डिवीज़न है और ये फुटर सेक्शन भी एक डिवीज़न है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं पूरे पेज को 4 पार्ट में या 4 डिवीज़न में डिवाइड कर सकता हूँ। अब दोस्तों ये डिवीज़न होता कैसे है और इस डिवीज़न पे क्या क्या स्टाइल्स अप्लाई हो सकती हैं। तो दोस्तों जब मैं डिवीज़न करता हूँ पेज का, तो मैं उन डिवीज़न की बॉर्डर्स को डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि बॉर्डर्स किस टाइप की होंगी। उस डिवीज़न के कलर को, बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर को डिफ़ाइन कर सकता हूँ। उस डिवीज़न में जो एलिमेंट में जो भी टेक्स्ट में टाइप करूँगा उसका अलाइनमेंट कैसा होगा वो मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। और उस डिवीज़न की विड्थ कितनी होगी और हाइट कितनी होगी वो मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो ये सारा डेफिनेशन डिवीज़न के अंदर हो सकता है और इसी को हम लोग स्टाइल्स बोलते हैं, डिवीज़न स्टाइल्स। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आता हूँ कि डिवीज़न होगा कैसे। तो दोस्तों डिवीज़न के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आईडी सेलेक्टर या क्लास सेलेक्टर को लेना पड़ेगा, ठीक है। और आप दोनों को ही यूज़ कर सकते हो, आप दोनों को ही यूज़ कर सकते हो। आईडी सेलेक्टर को भी यूज़ कर सकते हो या क्लास सेलेक्टर को यूज़ कर सकते हो डिवीज़न के लिए या वेब पेज को डिवाइड करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरे पास वेब पेज के 4 पार्ट बनाए हुए हैं मैंने, या वेब पेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है हेडर, तो मैंने हेडर को यहाँ पर आईडी में ले लिया है, ठीक है। सेकंड पार्ट है मेनू, तो मेनू को भी मैंने आईडी में ले लिया है। मेरा तीसरा पार्ट है कंटेंट को मैंने यहाँ पे क्लास में ले लिया है। और फुटर को भी मैंने यहाँ पे आईडी में ले लिया है। मैं चाहूँ तो आईडी भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे कंटेंट भी यूज़ कर सकता हूँ, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ। और फिर इन हेडर की प्रॉपर्टी वैल्यू को मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ, इस मेनू की प्रॉपर्टी वैल्यू को मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ, इस कंटेंट की प्रॉपर्टी वैल्यू को डिफ़ाइन कर सकता हूँ और फुटर की प्रॉपर्टी वैल्यू को डिफ़ाइन कर सकता हूँ। दोस्तों आगे बढ़ता हूँ, एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर मैंने हेडर लिया हुआ है, तो हेडर में मैं यहाँ पे आईडी सेलेक्टर लिया हुआ है। इस हेडर का मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया है ब्लैक और मार्जिन बॉटम दे दिया है 10 पिक्सल्स। यहाँ पे मैंने एक डिवीज़न क्लास लिया हुआ है मेनू, यहाँ पे डिवीज़न क्लास ये मैंने क्लास लिया हुआ है, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने लाइट ब्लू दे दिया है और मैंने टेक्स्ट लाइन इसका सेंटर दे दिया है। ऐसे ही यहाँ पे मैंने एक आईडी सेलेक्टर लिया हुआ कंटेंट, ये भी डिवीज़न है मेरा, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे हेक्साडेसिमल में डिसाइड कर दिया है, बॉर्डर जो है मैंने 1 पिक्सल की रख दी है। ऐसे यहाँ पे फुटर लिया हुआ है, फुटर का मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया है और मार्जिन बॉटम दे दिया है। तो अब इसको मैं किस तरह से एचटीएमएल के अंदर यूज़ करूँगा ये मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, मैंने यहाँ पर हेडर लिया हुआ है, एक मैंने हेडर लिया हुआ है जो हेडर यहाँ पे क्लोज़ हो गया है। यहाँ पे मैंने मेनू लिया हुआ है जो मेनू यहाँ पे क्लोज़ हो गया है। यहाँ पे कंटेंट लिया हुआ है और ये फुटर लिया हुआ है। ये मेरे आईडी सेलेक्टर्स और क्लास हैं, ये मैंने स्टाइल के अंदर लिया हुआ है यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ HTML के मेन पेज के अंदर। तो देखिए मैंने H1 को ले लिया है आईडी हेडर। तो दोस्तों इस H1 हेडिंग के अंदर जो हेडर की क्वालिटी है, मतलब हेडर के जो भी स्टाइल्स है वो अप्लाई हो जाएंगे। मतलब हेडर का क्या कंटेंट है, हेडर कंटेंट है बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर डिवीज़न क्लास मेनू लिया हुआ है, उस मेनू के अंदर मैंने H2 लिया हुआ है, P लिया हुआ है, डिवीज़न क्लोज कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या डिफ़ाइन किया है, मेनू डिफ़ाइन किया है। तो इस H2 के अंदर, इस P2 के अंदर मेनू के प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाएंगे। तो मेनू के प्रॉपर्टीज़ कौन से हैं, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू है और टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। ऐसे ही फिर कंटेंट लिया हुआ है, कंटेंट के लिए यहाँ पे मैंने आईडी कंटेंट ले लिया है। तो ये जो पैराग्राफ है इसके ऊपर इस कंटेंट के जो भी रूल्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। कंटेंट के रूल्स यहाँ पे हेक्साडेसिमल में कुछ कलर लिया हुआ है और बॉर्डर लिया हुआ है, वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। देन फिर फुटर लिया हुआ है, तो फुटर इस पैराग्राफ के ऊपर लिया हुआ है, तो ये फुटर के जो भी कंटेंट, जो भी स्टाइल्स हैं, जो भी रूल्स हैं, वो इस पैराग्राफ के अंदर अप्लाई हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए मैं इसको आपको रन करके बताता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए, चीज़ें और क्लियर हो जाएँ।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इस वाली फ़ाइल को टाइप कर लिया है और टाइप करके मैंने इसको रन किया है। तो देखिए रन करने में क्या रिज़ल्ट मेरा पास आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो है बैकग्राउंड कलर रेड हो गया है और इसका जो अलाइनमेंट है वो भी चेंज हो गया है, यहाँ पे भी ये हो गया। तो दोस्तों ये रिज़ल्ट हमको यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैं पेज को डिविजन्स में डिवाइड कर सकता हूँ या पेज को सेक्शंस में डिवाइड कर सकता हूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं आता हूँ CSS की बॉक्स प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो जो डिवीजन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूँ को विड्थ एंड हाइट। हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी विड्थ तो हाइट डिफाइन कर सकते हैं बॉक्स की, या जो भी डिवीजन मैंने लिया है। करना क्या है, आपको यहाँ पे विड्थ लिखना है और यहाँ पिक्सल्स में डिफाइन हो जाएगी। ये फिट कंटेंट है, मतलब आपका जो कंटेंट रहेगा उसके हिसाब से फिट हो जाएगा। आप 100% और 50% लेते हैं तो ये परसेंटेज, जो पेज का परसेंटेज है उसके हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। और यहाँ पे आप जब विड्थ को ऑटो ले लेते हैं तो ये कंटेंट के हिसाब से ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। तो देखिए बॉक्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है। इसमें किसी भी प्रॉपर्टी को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं बॉक्स के अंदर। अब दोस्तों मैं आता हूँ पैडिंग के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे पैडिंग पे देखिए, पैडिंग का मतलब ये होता है कि जो टेक्स्ट और कंटेंट और बॉर्डर के बीच की स्पेस, मतलब इसके मैं डिफ़ाइन करता हूँ पैडिंग को। तो पैडिंग का मतलब होता है कि पैडिंग इज ए स्पेस बिटवीन टेक्स्ट, कंटेंट एंड द बॉर्डर। तो बॉर्डर से ये कंटेंट के बीच की जो स्पेस रहेगी उसको पैडिंग कह लेंगे। जैसे ये स्पेस रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब जो डिवीजन के जो बॉर्डर है, जो आउटर बॉर्डर है, उससे हमारे बॉक्स के बॉर्डर की जो स्पेस रहेगी वो पैडिंग कहलाएगी। तो दोस्तों पैडिंग पिक्सल्स में हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने पैडिंग 10 पिक्सल दिया, ये टॉप की हो जाएगी, ये टॉप एंड बॉटम की हो जाएगी, ये टॉप बॉटम राइट एंड लेफ़्ट की हो जाएगी, ठीक है। तो लेफ़्ट, राइट, बॉटम एंड टॉप, इन ये पैडिंग इस तरीके से आप अपने डिवीजन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और ये आप यूज़ करेंगे अपने डिवीजन टैग के ऊपर, जो डिवीजन क्लास आप बनाएंगे। चलिए दोस्तों अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब दोस्तों मैं आता हूँ मार्जिन के ऊपर। तो मार्जिन एक स्पेस होता है जो कि टेक्स्ट और कंटेंट के आउटसाइड और बॉर्डर के बीच में रहता है। मतलब जो बॉर्डर से लेके आउटसाइड बॉर्डर का जो कंटेंट है वो हमारा, आउटसाइड बॉर्डर का जो स्पेस है वो हमारा मार्जिन कहलाएगा। तो मार्जिन भी 4 पार्ट में आप दे सकते हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट। तो मार्जिन को भी आप 4 टाइप में दे सकते हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट। और इसको भी आप पिक्सल्स में दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मार्जिन लेफ़्ट लिया हुआ है, राइट लिया हुआ है, बॉटम लिया है, टॉप लिया है। इस तरीके से आप मार्जिन्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों जो अगला कंटेंट है वो है बॉर्डर की विड्थ। दोस्तों बॉर्डर की विड्थ आप डॉटेड ले सकते हैं, डैश्ड ले सकते हैं, सॉलिड ले सकते हैं, डबल ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप जैसी बॉर्डर चाहें वैसी बॉर्डर ले सकते हैं और ये सब पिक्सल्स में होंगी। इसके अलावा बॉर्डर कलर आप दे सकते हो, ठीक है, बॉर्डर की विड्थ आप दे सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये 4 टाइप की बॉर्डर्स होती हैं, डॉटेड, डैश, सॉलिड एंड डबल। और नन मतलब बॉर्डर नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप डॉटेड बॉर्डर देना चाहते हैं या डैश्ड बॉर्डर देना चाहते हैं या सॉलिड बॉर्डर देना चाहते हैं या डबल बॉर्डर देना चाहते हैं तो वहाँ पर आप बॉर्डर ले सकते हैं। और ये सब डिफ़ाइन होगा आपके बॉक्स के अंदर, जो भी आपने डिवीजन क्लास बनाई है उसके अंदर। अब दोस्तों ये मेरे सामने एक एग्जांपल है जिसमें मैंने बैकग्राउंड कलर को, इसके अलावा बॉर्डर्स को, टेक्स्ट अलाइनमेंट को, मार्जिन्स को, पैडिंग को, सभी को इंक्लूड किया हुआ है। जो अभी अपन ने देखा, मतलब अपन ने अभी पढ़ा था मार्जिन्स क्या होते हैं, पैडिंग्स क्या होती हैं, बॉक्स की विड्थ क्या होती है, हाइट क्या होती है। तो ये सभी मैंने इसी एग्जांपल में एक साथ यूज़ कर लिया है। चलिए मैं इसको आपको रन करके बताता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर देखिए माय डिवीजन मैंने क्लास बनाई हुई है, उसके अंदर मैंने उसके अंदर बॉर्डर ले लिया है सॉलिड 5 पिक्सल का, बॉर्डर कलर मैंने रेड ले लिया है। इसके अलावा दोस्तों मैंने बॉर्डर बैकग्राउंड लाइट ब्लू ले लिया है। इसके अलावा दोस्तों मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर ले लिया है। इसके अलावा मैंने इसको उस डिवीजन क्लास के अंदर मैंने मार्जिन डिफाइन किया है 10 पिक्सल्स का चारों साइड से, तो मार्जिन डिफाइन हो गया है। इसके अलावा मैंने पैडिंग डिफाइन किया है। इसके अलावा मैंने पैडिंग डिफाइन किया है 10 पिक्सल्स का चारों साइड से, तो पैडिंग डिफाइन हो गया है। इसके अलावा विड्थ एंड हाइट ऑटोमेटिक है। और यहाँ पे हमारा ये स्टाइल क्लोज हो गया, हेड क्लोज हो गया और ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब दोस्तों बॉडी के अंदर मैंने क्या किया है कि H1 को तो मैंने नॉर्मल तरीके से ले लिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे डिवीजन क्लास
माई डिवीजन अप्लाई किया है H2 के अंदर और P के अंदर। जब H2 के अंदर और P के अंदर मैंने अप्लाई किया है तो जितनी भी स्टाइल्स यहाँ पे अप्लाई हैं वो सब किसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी, इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी, H2 के अंदर P के अंदर। फिर डिवीजन क्लास बंद हो गया। फिर ये भी नॉर्मल लिया हुआ है PNP, पैराग्राफ फर्स्ट एंड पैराग्राफ सेकंड ये दोनों नॉर्मल है। लेकिन फिर थर्ड सेक्शन में मैंने फिर डिवीजन क्लास माई डिवाइड लिया हुआ है और इसके अंदर H2 और P को लिया हुआ है डिवीजन क्लास के अंदर। तो दोस्तों ये जो स्टाइल यहाँ पे दी हुई है ये कहाँ पे, इस पे भी अप्लाई हो जाएगी H2 के ऊपर और ये इस वाले P के अंदर। फिर ये बॉडी क्लोज हो गई, HTML क्लोज हो गई। तो इस तरीके से ये पूरा एग्जाम्पल है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं ये किस तरह से रन होता है, किस तरीके से दोस्तों ये मैंने एग्जाम्पल को यहाँ पे टाइप कर लिया है और टाइप करके यहाँ पे मैंने उसको रन कर दिया है। तो दोस्तों देखिए जिस पे मैंने स्टाइल को अप्लाई किया था वो स्टाइल्स यहाँ पे उन डिविजन्स के ऊपर वो स्टाइल अप्लाई हो गई है। और दोस्तों ये मेरा कोड है जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको एक कोड भी समझ में आ गया होगा और ये स्टाइल्स इस तरह से ये रन होगा। चलिए दोस्तों अब मैं आगे बढ़ता हूँ अगले टॉपिक के ऊपर। दोस्तों अभी मैंने आपसे डिस्कस किया डिवीजन्स के बारे में कि डिवीजन्स क्या होते हैं। अब दोस्तों जो दूसरा एलिमेंट होता है वो होता है इमेज। हम इमेज के ऊपर भी अपने स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। अब इमेज के ऊपर स्टाइल्स को अप्लाई करने के लिए या तो हम उसकी पोजीशन दे सकते हैं या उसकी लेयरिंग कर सकते हैं। इन दोनों टॉपिक्स को ही मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो दोस्तों इमेज की जो पोजीशन है वो मतलब इमेज की पोजीशंस को आप वेब पेज में कहीं पे भी दे सकते हैं। जैसे कि आपका लेफ़्ट टॉप हो गया या आपका सेंटर टॉप हो गया या आपका राइट टॉप हो गया या लेफ़्ट बॉटम हो गया या सेंटर बॉटम हो गया या राइट बॉटम हो गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये सेंटर है, ये आपका राइट है और ये आपका लेफ़्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं पे भी आपको इमेज को रखना हो तो आप वहाँ पे उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे। जैसे यहाँ पे किया हुआ है बैकग्राउंड पोजीशन राइट टॉप, तो इमेज कहाँ पे आ गई दोस्तों, यहाँ पे आपकी इमेज आ गई। दोस्तों इस तरीके से हम इमेज की पोजीशनिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा बैकग्राउंड में जब भी आप इमेज लोगे तो कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है। जैसे कि बैकग्राउंड इमेज, जो भी इमेज आपको बैकग्राउंड में लेना है आप उस इमेज को यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे। सिंटैक्स क्या होता है आपका, बैकग्राउंड इमेज कॉलन उसका URL इमेज का और उसकी इमेज का नाम। दोस्तों URL जो होता है वो पाथ होता है, या तो उसी फोल्डर में वो सेव होना चाहिए जिस फोल्डर में आपकी ये फाइल है। तो draft.jpg जो है वो फाइल उसी फोल्डर में है या उसका URL यहाँ पे दिया हुआ है तो बैकग्राउंड इमेज में यहाँ पे आ जाएगी। दोस्तों अगली जो प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड पोजीशन, कि उसकी पोजीशन क्या होना चाहिए। तो दोस्तों अभी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ आपसे कि पोजीशन क्या होती है, सेंटर टॉप, राइट टॉप, लेफ्ट टॉप, ये कोई भी पोजीशंस हो सकती है पिक्चर की। इसके अलावा दोस्तों अगली जो प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड रिपीट। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, वैल्यू अगर आपने यहाँ पे इसमें जो इसको स्पेसिफाई करने के लिए बैकग्राउंड रिपीट लिखते हैं, कॉलन लिखते हैं और नो रिपीट लिखते हैं। नो रिपीट से वो वैल्यू, वो जो इमेज है वो रिपीट नहीं होगी वेब पेज के ऊपर। पर अगर यहाँ पर आपको रिपीट कराना है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वो किस डायरेक्शन में रिपीट होगी, या तो रिपीट एक्स में होगी या रिपीट वाई में होगी। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाते हैं दोस्तों तो उसमें रिपीट लगा सकते हैं तो वो एक्स और वाई दोनों में ही रिपीट हो जाएगी, या कुछ नहीं लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिक रिपीट हो जाएगी। तो दोस्तों ये आपकी बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा दोस्तों आता है बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो दोस्तों अटैचमेंट का मतलब ये होता है कि जब भी मैं पेज को स्क्रॉल करूँगा तो वो इमेज फिक्स रहेगी या स्क्रॉल होगी। अगर यहाँ पे दो वैल्यूज़ होती हैं, फिक्स होती है या स्क्रॉल होती है, तो यहाँ पे अगर फिक्स दे दिया तो मतलब वो स्क्रॉल नहीं होगी, और यहाँ पे अगर स्क्रॉल दे दिया तो वो स्क्रॉल होकर ऊपर चली जाएगी। तो दोस्तों ये बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी होती है। और इन सभी के ऊपर एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड। अगर आपने यहाँ पे बैकग्राउंड leaves.jpg दे दिया है तो सारी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ शॉर्ट हैंड हो जाएंगी, मतलब सारी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ वॉइड हो जाएंगी। तो दोस्तों ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिससे आप इमेज, मतलब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी इमेजेस की। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ मैंने एग्जांपल लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने एग्जांपल में बैकग्राउंड इमेज URL draft.jpg लिया हुआ है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन राइट टॉप लिया हुआ है। बाकी मैंने लेफ़्ट टॉप को, सेंटर टॉप को, राइट बॉटम को, लेफ़्ट बॉटम को, अटैचमेंट को, फिक्स को, सबको कमेंट किया हुआ है। देखिए मैंने कमेंट किया हुआ है यहाँ पे, मतलब कंप्यूटर इनको नहीं पढ़ेगा, कंपाइलर इनको कंपाइल नहीं करेगा, सिर्फ इन दो लाइंस को कंपाइल करेगा और बाकी पूरी प्रोग्रामिंग को कंपाइल करेगा। तो दोस्तों चलिए मैं इसको आपको चला के बताता हूँ किस तरीके से चलती हैं फाइल्स अपनी। अब दोस्तों मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया है और कॉपी करके मैंने यहाँ पे मैं इसको चला रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने इसको रन कर दिया है।
अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है draft.jpg। तो ये draft.jpg मेरी फाइल यहाँ पे आ चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है, बैकग्राउंड पोजीशन इज इक्वल टू सेंटर टॉप। तो सेंटर टॉप में दोस्तों यहाँ पे सेंटर टॉप ये पोजीशन यहाँ पे आ चुकी है। इसके अलावा फिर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है हेलो इमेज। तो हेलो इमेज यहाँ पे आ गया है, या इमेज पोजीशन यहाँ पे आ गई है। बाकी क्या है दोस्तों, ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है। अच्छा, यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट लिखा हुआ है दोस्तों। अगर नो रिपीट का मतलब ये इमेज रिपीट नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मान लीजिए कमेंट को मैं यहाँ से हटाकर और यहाँ पे लगा देता हूँ, मतलब मैं रिपीट का कोई स्टेटमेंट देता ही नहीं हूँ यहाँ पे, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तब आप देखिए क्या होगा, मैंने इसको रिफ़्रेश किया, सेव किया मैंने फाइल को, देखिए पूरी इमेज जो है रिपीट हो गई। पर नो रिपीट से क्या होता है, वो इमेज रिपीट, नो रिपीट से क्या होता है, वो इमेज जो है रिपीट नहीं होती है। और मैं यहाँ अगर आप कुछ नहीं दोगे तो वो इमेज जो है रिपीट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपका एग्जाम्पल है। इस तरीके से आप बैकग्राउंड में इमेज की पोजीशन को दे सकते हैं, उसको रिपीट करा सकते हैं, उसको रिपीट नहीं भी करा सकते, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए कि मैं इसकी पोजीशन भी नहीं देता हूँ और रिपीट, ये उसकी पोजीशन को भी यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने इसको डिलीट कर दिया, मान लीजिए Ctrl+X करके कमेंट में डाल दिया, और मैंने यहाँ पे ले लिया, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, और यहाँ पे कमेंट मैंने यहाँ से हटा दिया, और उसकी पोजीशन को मैंने यहाँ पे पिक्सल्स में ले लिया। तो दोस्तों जब मैं इसको पिक्सल्स में लूँगा इसकी पोजीशन को, तो ये ऑटोमेटिक 270 और 20 पिक्सल पे सेट हो जाएगी जाके। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 270 और 20 पिक्सल्स पे सेट, मतलब पहले से थी, ये हो भी चुकी है। अपन को 570 पे सेट कर लेते हैं चाहे तो। अगर पोजीशन यहाँ पे होगी तो ये डिस्प्ले कर जाएगी, देखिए ये 570 पे रिप्लेस हुई। दोस्तों इस तरीके से ये जो है पिक्सल्स के हम पिक्सल्स के माध्यम से भी बैकग्राउंड की इमेज को हम सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे बैकग्राउंड के इमेजेस के एग्जाम्पल्स। चलिए लौटते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ, आगे बताता हूँ मैं आपको। अब दोस्तों मैं अगला आता हूँ लेयरिंग के ऊपर। तो दोस्तों लेयरिंग का मतलब क्या होता है कि आप जैसे आपने क्या है कि बैकग्राउंड में कलर्स भी दिए हुए हैं, इमेजेस भी दी हुई हैं। तो दोस्तों जब आप इमेजेस और कलर्स दोनों का यूज़ करते हैं बैकग्राउंड में, तो क्या होता है कि ये एक लेयर की तरह काम करती हैं। जैसे एक पेपर शीट के ऊपर दूसरा पेपर शीट रख देते हैं ना हम लोग, वैसा ही ये लेयर्स के ऊपर काम करती हैं। अब हमको बस यहाँ पे ये दिखाना होता है कि वो है कहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे आपने डिवीजन आईडी BG दिया हुआ है, तो BG सबसे पीछे वाले पोजीशन पे बैकग्राउंड पे आ गया। उसके ऊपर आपने डिवीजन आईडी मेन लिया हुआ है, तो ये मेन इसके ऊपर आ गया। उसके ऊपर डिवीजन आईडी बॉक्स लिया हुआ है, तो बॉक्स इसके ऊपर आ गया। तो दोस्तों ये जो लेयरिंग है ये आप डिसाइड कर सकते हो कोडिंग के द्वारा। जैसे यहाँ पे मैंने कोड किया हुआ है, देखिए आपके सामने। यहाँ पे डिवीजन स्टाइल मैंने बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया है, विड्थ इसका कर दिया है 300 पिक्सल, इसका हाइट मैंने 100 पिक्सल कर दिया है, इसका पोजीशन मैंने रिलेटिव कर दिया है, टॉप में मैंने इतना पिक्सल रखा, लेफ्ट में मैंने इतना पिक्सल रखा, और इसका Z इंडेक्स 2 दे दिया है। दोस्तों यहाँ पे इस गौर करने वाली चीज़ है कि मैंने इसका Z इंडेक्स कितना दिया है, वो 2 दिया हुआ है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे अगेन बैकग्राउंड इक्वल टू येलो करा हुआ है, उसका Z इंडेक्स मैंने कितना कर दिया है, 1 कर दिया है, ठीक है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लू किया हुआ है, इसका Z इंडेक्स मैंने 3 कर दिया है। अब दोस्तों आप ये देखिए, जिसका Z इंडेक्स 1 है वो सबसे पहले डिस्प्ले होगा, उसके ऊपर सेकंड ये वाली लेयर आएगी, उसके ऊपर थर्ड ये वाली लेयर आएगी। चलिए मैं इसको आपको चला के बताता हूँ किस तरीके से काम करती है ये। देखिए मैंने इस एग्जाम्पल को यहाँ पे कॉपी कर लिया है, और यहाँ पे मैंने येलो को क्या लिया है, Z इंडेक्स 1 लेके रखा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने रेड को Z इंडेक्स 2 लेके रखा हुआ है। फिर मैंने ब्लू को Z इंडेक्स 3 लेके रखा हुआ है। मैंने जब इसको रन किया दोस्तों, रिजल्ट मेरे सामने ये है। यहाँ पे देखिए येलो 1 था तो वो 1 आ गया। फिर मेरा जो ब्लू था वो यहाँ पे कितना था, ब्लू था मेरा 3rd, तो सबसे ऊपर ये जो 3rd ब्लू हो गया। और फिर यहाँ पे ये जो था रेड वो था 1। तो दोस्तों इस तरीके से मैं पिक्चर्स को यहाँ पे लेयर कर सकता हूँ, या डिविजन्स को यहाँ पे लेयर कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी मैंने बैकग्राउंड कलर रेड दिया है डिवीजन स्टाइल में। मैं चाहूँ तो यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन दे सकता हूँ, बैकग्राउंड इमेज दे सकता हूँ। मैं जो भी अपन ने पढ़ा है अभी तक इससे पहले, वो सब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये थे मेरा लेयरिंग का एग्जांपल, और ये था मेरा पिक्चर्स की प्रॉपर्टीज़ का एग्जांपल। अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आता हूँ कि CSS की प्रॉपर्टीज़ जो है, कलर्स की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, फॉन्ट्स की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं। फॉन्ट्स और कलर्स, आप कलर्स भी कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और फॉन्ट्स भी कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कलर की प्रॉपर्टीज़ में क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कलर जो है, कलर एक खुद की प्रॉपर्टी होती है। कलर में आप यहाँ पे रेड ले सकते हैं, या बैकग्राउंड कलर येलो ले सकते हैं, या इस कलर को आप
डायरेक्ट नाम से डिस्क्राइब कर सकते हैं, या आप इस कलर को RGB फंक्शन से डिस्क्राइब कर सकते हैं, या इस कलर को आप हेक्साडेसिमल में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इन 3 तरीके से आप किसी भी फ़ॉन्ट का कलर, किसी बैकग्राउंड का कलर, किसी को भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आया हूँ CSS प्रॉपर्टी फॉर फॉन्ट्स के ऊपर। अब मैं फॉन्ट्स की प्रॉपर्टीज़ आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे फॉन्ट फैमिली जो है वो पहली प्रॉपर्टी है। यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि आपको कौन सा फ़ॉन्ट आपके वेब पेज में यूज़ करना है। फिर अगला जो है वो फ़ॉन्ट का साइज़ है, ये डिसाइड करता है कि साइज़ आपको फ़ॉन्ट का कितना रखना है। फिर इसके बाद फिर यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल है, ये आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये डिस्क्राइब करती है। फिर फ़ॉन्ट का वेट क्या है, ये आपका बोल्ड डिस्क्राइब करता है। स्टाइल आपकी इटैलिक डिस्क्राइब करती है। तो फ़ॉन्ट को आपको इटैलिक लेना है या नहीं लेना है, फ़ॉन्ट स्टाइल पर निर्भर करेगा। फ़ॉन्ट को आपको बोल्ड लेना है नहीं लेना है, ये आपके फ़ॉन्ट के वेट के ऊपर निर्भर करेगा। तो दोस्तों ये आपकी फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब दोस्तों आते हैं टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट ये डिसाइड करता है कि टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए। अगर टेक्स्ट आपका अंडरलाइन आपको चाहिए तो आप टेक्स्ट डेकोरेशन से उसको अंडरलाइन करेंगे। फिर ये लाइन की हाइट क्या होना चाहिए, वर्ड स्पेसिंग क्या होना चाहिए, लेटर स्पेसिंग क्या होना चाहिए, ये सब जो है ये सब भी टेक्स्ट से डिस्क्राइब हो जाता है। फिर आपको इंडेंट कहाँ पे रखना है दोस्तों, ये भी आप टेक्स्ट इंडेंट से डिसाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो आपकी फ़ॉन्ट की और टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब दोस्तों ये सब तो आपकी फ़ॉन्ट की और टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इन सबको आपको एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, मैं एक यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने मेन हेडिंग का क्लास बनाई हुई है, उस क्लास के ऊपर मैंने कलर ऐड कर दिया है, लेटर स्पेसिंग दे दी है, ट्रांसफॉर्म दे दिया है। ट्रांसफॉर्म आपका अपर केस लोअर केस के लिए यूज़ होता है। वर्ड स्पेसिंग दे दिया है, टेक्स्ट अलाइनमेंट दे दिया है, फ़ॉन्ट फैमिली दे दी है, फ़ॉन्ट डेकोरेशन दे दिया है, फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया है, फ़ॉन्ट स्टाइल दे दिया है, फ़ॉन्ट का वेट दे दिया है। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे कौन सी क्लास में दे दी है, मेन हेडिंग के अंदर। अब दोस्तों इस हेडिंग को मैं जहाँ पे भी अप्लाई करूँगा, जितनी स्टाइल्स मैंने यहाँ पे लगाई हैं वो सब उस पर अप्लाई हो जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे H3 के अंदर क्लास लिया हुआ है मेन हेडिंग। अभी मेन हेडिंग के अंदर ये मेन हेडिंग किस टाइप से आएगी, जितने यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं अपने पूरी स्टाइल्स वो सब यहाँ पर इस मेन हेडिंग के अंदर आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों ये आपकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हो गई। मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों ये मेरे सामने एक एग्जांपल है, उसी जो मैंने अभी आपको समझाया उसी को मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर दिया है। और अब मैं इसको आपको रन करके बताता हूँ दोस्तों किस तरह से रन होगा। अब दोस्तों देखिए जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे मैंने पूरा वो ले लिया है, जो एग्जांपल अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया वो सब मैंने यहाँ पे उसको टाइप कर लिया है। यहाँ पे मेन हेडिंग में कलर ऐड है आपका, लेटर स्पेसिंग दे दिया, अपर केस दे दिया, 15 पिक्सल दे दिया, टेक्स्ट अलाइनमेंट दे दिया, फ़ॉन्ट फैमिली बता दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन बता दिया, साइज़ बता दिया, स्टाइल बता दिया और वेट बता दिया। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने ये तो मेरी एक क्लास हो गई मेन हेडिंग। इसके अलावा मैंने यहाँ पे P1 एक क्लास ली है जिसके अंदर फ़ॉन्ट फैमिली मैंने टाइम्स न्यू रोमन कर दिया है। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पे सेकंड क्लास ली है जिसके अंदर फ़ॉन्ट फैमिली मैंने यहाँ पे एरियल ये सेकंड क्लास ली है। फ़ॉन्ट फैमिली मैंने यहाँ पे ये ले लिया है मोनोस्पेस। ये P1 P2 P3 3 क्लासेस हो गई मेरी। मैंने स्टाइल यहाँ पे क्लोज हुई। फिर यहाँ पे मैंने बॉडी स्टार्ट करी है। अब दोस्तों यहाँ पे जो पहली P क्लास है मेन हेडिंग है और दिस इज़ पैराग्राफ इसके अंदर लिखा हुआ है, तो मैंने इसको मेन हेडिंग डिसाइड किया हुआ है। मतलब जो P है इसको मैंने मेन हेडिंग दिया हुआ है, तो जितनी भी यहाँ पे स्टाइल्स दी हुई है मेन हेडिंग के अंदर वो इस P के अंदर लग गए हैं। P के अंदर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर P के अंदर लिखा हुआ है दिस इज़ पैराग्राफ शो द टाइम्स रोमन फॉन्ट। देखिए यहाँ पे जो मैंने स्टाइल अप्लाई की थी वो सारी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, इसको मैं सेव करके फिर से एक बार रन करता हूँ। कुछ चेंजेस मैंने किए थे यहाँ पे, अभी ये देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है पूरी स्टाइल यहाँ पे अप्लाई होगी किसके ऊपर, यहाँ पे मेन हेडिंग के ऊपर। मतलब ये दिस इज़ पैराग्राफ के ऊपर, मतलब इसके ऊपर ये जो पैराग्राफ है इसके ऊपर पूरी वो मेन हेडिंग वाली चीज़ें अप्लाई हो गई। अब फिर अपन लोग आते हैं P1 क्लास। दिस इज़ पैराग्राफ शो इन टाइम्स रोमन फॉन्ट। ये टाइम्स रोमन फॉन्ट में शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फॉन्ट फैमिली टाइम्स रोमन फॉन्ट दिया हुआ है। अगर ये फ़ॉन्ट नहीं होता तो टाइम्स में रन होती है, अगर ये वाला फ़ॉन्ट नहीं होता तो शेरिफ में रन होती। तो फिर अपन ने यहाँ पे P क्लास P2 दिया, दिस इज पैराग्राफ एरियल फ़ॉन्ट। अब यहाँ पे अगर एरियल फ़ॉन्ट है तो वो एरियल फ़ॉन्ट में शो हो रहा है। अगर एरियल फ़ॉन्ट नहीं मिलता तो वह हेल्वेटा में या फिर सैंस शेरिफ में इसको डिस्प्ले करता।
फिर अगला जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो लूसिडा कंसोल है, तो लूसिडा कंसोल भी शो हो रहा है यहाँ पे। अगर ये लूसिडा कंसोल फ़ॉन्ट में नहीं होता तो ये कोरिया न्यू में या फिर मोनोस्पेस में डिस्प्ले होता। तो दोस्तों यहाँ पे पी जो क्लास है, दिस इज पैराग्राफ शोन इन लूसिडा, यहाँ पे देखिए ये लूसिडा में आपका शो हो रहा है, ये एरियल में शो हो रहा है, ये टाइम्स न्यू रोमन में शो हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर अप्लाई कौन सी क्लास हुई है, P1 P2 P3 अप्लाई हुई है। और जो मेन क्लास है ये मेन हेडिंग, यहाँ पे कौन सा अप्लाई हुआ है, यहाँ पे मेन हेडिंग अप्लाई हुई है। तो दोस्तों इस तरीके से आप फॉन्ट की तो दोस्तों इस तरीके से आप फॉन्ट के अंदर और टेक्स्ट के अंदर अपने स्टाइल्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। चलिए दोस्तों मैं लौटता हूँ प्रेजेंटेशन की तरफ और मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ। अब दोस्तों मैं अगले टॉपिक के ऊपर आता हूँ जिसमें मैं लिंक्स को स्टाइल करूँगा। मतलब यहाँ पे जो भी लिंक है, हाइपर लिंक जो हम लोग देते हैं HTML पेज के अंदर, उसको हम यहाँ पे स्टाइल कर सकते हैं। अब दोस्तों लिंक को स्टाइल करने के लिए हमने पास 3-4 चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, अब उसका कलर कैसा रखना है, उसका टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे दे सकते हो आप, यहाँ पे आप बॉर्डर बॉटम दे सकते हो, उसकी पिक्सल डिसाइड कर सकते हो, बॉर्डर बॉटम कैसी होगी, बैकग्राउंड उसका वाइट बैकग्राउंड कलर आप उसका दे सकते हो। तो आपकी लिंक की प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसका बाद उसका विजिट करने का कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। अगर वो एक्टिव रहेगा तो उसका कलर कैसा रहेगा, ग्रीन रहेगा। अगर वो HO है, मतलब अगर माउस में उसके ऊपर लेके जाता हूँ तो कलर उसका क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। तो दोस्तों इन सब प्रॉपर्टीज़ की मदद से आप अपने दिए गए हाइपर लिंक को भी स्टाइल दे सकते हो, स्टाइल कर सकते हो। अब दोस्तों ये मैं जो है इसको आपको एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है कि जो लिंक है, कलर जो मैंने हाइपर लिंक है, वो हाइपर लिंक किस कलर का है, रेड कलर का है। अगर वो लिंक विजिट हो जाता है, मतलब कोई उस पर क्लिक कर देता है, तो वो कलर कौन सा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अगर उसके ऊपर माउस लेके आता है कोई, तो वो कलर क्या हो जाएगा, हॉट पिंक हो जाएगा। अगर वो एक्टिव है, अगर वो कलर एक्टिव है तो उसका कलर क्या हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा। ये मैंने स्टाइल क्लोज किया, ये मैंने हेड को क्लोज किया, ये मैंने बॉडी को क्लोज किया, बॉडी स्टार्ट किया। अब मैंने यहाँ पे हाइपर लिंक दिया और मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हुआ है, सिर्फ मैंने यहाँ पे हाइपर लिंक लिया हुआ है। अब क्योंकि आपने लिंक यहाँ पे उसका डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक सारी प्रॉपर्टीज़ उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। अब दोस्तों इसको मैं आपको चला के बताता हूँ किस तरीके से काम करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो लिंक एक्टिवेट है, वो लिंक एक्टिवेट जो है यहाँ पे क्या बताया था अपन ने, विजिटेड लिंक, यहाँ पे कलर है, ये अनविजिटेड लिंक है, यहाँ पे कलर उसका रेड है। तो अभी तक मैंने इस पर क्लिक नहीं किया हुआ है, देखिए रेड है। जैसे ही मैं इसको माउस इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कलर हॉट पिंक लिखा हुआ है। जैसे मैं इसको लेके गया तो ये हॉट पिंक में कन्वर्ट हो गया। दोस्तों इस तरीके से मैं स्टाइल्स को यहाँ पे दे सकता हूँ हाइपर लिंक के अंदर। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, लौटता हूँ प्रेजेंटेशन की तरफ, आपको मैं आगे बताता हूँ क्या टॉपिक रह गया है। अब हम लोग आते हैं एफेक्ट्स विद CSS। तो दोस्तों इसमें हम लोग टेक्स्ट एफेक्ट्स को दे सकते हैं। अब टेक्स्ट एफेक्ट्स को CSS के साथ देने के लिए इसमें 3 एफेक्ट्स होते हैं टेक्स्ट एफेक्ट्स, जिसमें होता है टेक्स्ट ओवरफ्लो, वर्ड रैप और वर्ड ब्रेक। तो दोस्तों जो टेक्स्ट ओवरफ्लो में 2 टाइप के इफेक्ट्स होते हैं, एक होता है क्लिप और एक होता है एलिप्स। तो क्लिप और एलिप्स दोनों ही मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे देखिए, जब भी मैं क्लिप और एलिप्स का किस तरह से यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने वाइट स्पेस नो रैप लिया हुआ है, मतलब इसकी रैपिंग नहीं होगी। ये आपका क्लास बना हुआ है ना, और यहाँ पे ये विड्थ इसका लिया हुआ है, बॉर्डर लिया हुआ है, ओवरफ्लो हिडन लिया हुआ है, टेक्स्ट ओवरफ्लो यहाँ पे क्या लिया हुआ है, क्लिप लिया हुआ है। यहाँ पे टेक्स्ट ओवरफ्लो, यहाँ पे क्लिप लिया हुआ है, ठीक है। दूसरी क्लास में क्या लिया हुआ है, टेक्स्ट ओवरफ्लो, यहाँ पे एलिप्स लिया हुआ है, ठीक है। अभी दोनों क्या होते हैं, देखिए जब भी मैं ये एक्चुअली टेक्स्ट है पूरा, इस टेक्स्ट को इसके अंदर आना है, तो देखिए पहली जो प्रॉपर्टी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है वो क्या, इस 2 में क्या लिया हुआ है, क्लास P क्लास test1 लिया हुआ है। अभी test1 कौन सी क्लास है, ये वाली। ये क्या बोल रही है, ये क्लिप बोल रही है। तो क्लिप में क्या होता है, ये इतना पूरा टेक्स्ट जो है, तो जितना टेक्स्ट इन्होंने लिया हुआ है उतना ही टेक्स्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। मतलब आप समझे क्या है, आपने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, P क्लास test1 लिया हुआ है, तो test1 की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी इसके ऊपर। अब test1 की प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है कि रैपिंग नहीं होना चाहिए, नो रैप, ठीक है। सेकंड विड्थ कितनी हो, 20 पिक्सल से 20 पिक्सल्स का हो गया ये इसका बॉर्डर। बॉर्डर 1 पिक्सल है, ये बॉर्डर 1 पिक्सल की हो गई, ठीक है। इसके अलावा ओवरफ्लो हिडन है, मतलब आप ओवरफ्लो जो भी होगा, मतलब इसके ओवरफ्लो हाइड हो जाएगा, तो वो हाइड हो चुका है,
ठीक है। और टेक्स्ट ओवरफ्लो जो भी होगा वो क्या क्लिप हो जाएगा। क्लिप मतलब जितना आना है उतना ही आएगा, बाकी छूट जाएगा, ठीक है। ये तो आपका क्लिप का एग्जाम्पल हो गया। फिर अगला आता है एलिप्स का। तो दोस्तों एलिप्स में क्या लिया हुआ है, यहाँ पे टेस्ट 2 में एलिप्स लिया हुआ है। अब टेस्ट 2 यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ और टेस्ट 2 की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गई। टेस्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, नो रैपिंग, रैपिंग नहीं होगी, विड्थ इतने पिक्सल का रहेगा, उतना विड्थ है ही यहाँ पर, उसका बॉर्डर इतना रहेगा, वो सब तो बता दिया मैंने। यहाँ पर टेक्स्ट ओवरफ्लो क्या लिया हुआ है, इलिप्स लिया हुआ है। तो इलिप्स में क्या होगा कि आपका जितना टेक्स्ट आएगा उतना आ जाएगा, बाकी यहाँ पर डॉट 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 से यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। ये आपका इलिप्स प्रॉपर्टी है यहाँ पर। दोस्तों ये आपका क्लिप और इलिप्स था, इसको आप चला के देख लीजिएगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन काफ़ी बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने इसको आपको चला के नहीं बताया है। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ, वर्ड रैप बताता हूँ आपको। अब दोस्तों हम लोग आते हैं वर्ड रैप के ऊपर। दोस्तों वर्ड रैप में क्या होगा, जैसे वर्ड रैप में आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा जो वर्ड है वो रैपिंग प्रॉपर्टी में आ गया है। यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे आपने यहाँ पे लिया है विड्थ 11 EM, तो मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पे ऑटोमेटिक इसके हिसाब से ये जो भी टेक्स्ट आपने लिया है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। बॉर्डर 1 पिक्सल लिया हुआ है, सॉलिड लिया हुआ है, वर्ड रैप लिया हुआ है और ब्रेक वर्ड लिया हुआ है। ब्रेक वर्ड मतलब पूरा वर्ड ब्रेक होकर अगली लाइन पे आ जाएगा। तो अब वर्ड रैप में आपने ब्रेक वर्ड लिया हुआ है। अब यहाँ पे आपने लिया दिस पैराग्राफ कंटेन्स ए वेरी लॉन्ग टेक्स्ट, ये बहुत लॉन्ग टेक्स्ट था। और आपकी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे आपने इसमें क्लास आपने टेक्स्ट को यूज़ किया है, तो टेक्स्ट ये जो टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टी वो इस पर अप्लाई हो जाएगी। जब इस पर अप्लाई होगी तो यहाँ पे आपने वर्ड रैप लिया है, तो वर्ड रैप में क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये वेरी जो है ये सेकंड लाइन पे आ गया है। ऐसे यहाँ पे वेरी जो है यहाँ पे वर्ड में ERY लग के यहाँ पे आ गया। फिर लॉन्ग पे यहाँ पे वर्ड पूरा ब्रेक हुआ, ये वर्ड यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके जो टेक्स्ट है वो वर्ड रैप में आ गए। अब दोस्तों मैं आता हूँ वर्ड ब्रेक के ऊपर। अब वर्ड ब्रेक में जब मैं आऊँगा तो यहाँ पे मैंने वर्ड ब्रेक पे क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे वर्ड ब्रेक प्रॉपर्टी क्या करती है, आपने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, आपने यहाँ पे टेस्ट 1 और टेस्ट 2 दो चीज़ें लेके रखी हैं। टेस्ट 1 में आपने कीप ऑल लिख के रखा हुआ है और यहाँ पे ब्रेक ऑल लिख के रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आपने टेस्ट 1 को अप्लाई किया है, तो टेस्ट 1 की सारी प्रॉपर्टी कहाँ पे अप्लाई हो गई, इसके ऊपर हो गई। अब यहाँ पे आपने क्या लिया है, कीप अप। अब कीप अप में क्या होगा, देखिए यहाँ पे कंटेंट्स किया सम टेक्स्ट, मतलब आपने कभी भी टेस्ट आपका ब्रेक नहीं हो रहा है, पूरे वर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। पर यहाँ पे आपने टेस्ट 2 लिया हुआ है, टेस्ट 2 में आपने क्या लिखा हुआ है, ब्रेक ऑल लेके रखा हुआ है, ये ब्रेक ऑल यहाँ पे लेके रखा है। तो ये पूरा टेक्स्ट जो है ब्रेक होकर सेकंड लाइन में चला गया, कंटेंट्स यहाँ पे आ गया, बाकी जो बचा हुआ है वो सेकंड लाइन में चला गया। तो दोस्तों इस तरीके से वर्ड रैप, वर्ड ब्रेक और टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी ये हमारे CSS के इफेक्ट्स को बताती हैं। अब दोस्तों लास्ट टॉपिक जो मेरा है वो एनिमेशंस का है। ये मैंने आपको मतलब हम लोग CSS से एनिमेशंस को भी यहाँ पे ले सकते हैं। अब एनिमेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमको यहाँ पे की फ्रेम करके एग्जांपल देना पड़ता है। की फ्रेम एग्जांपल, ये तो हमारा नाम हो गया और ये हमको लगाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आपने लिया फ्रॉम बैकग्राउंड और बैकग्राउंड कलर रेड ले लिया, टू बैकग्राउंड कलर येलो ले लिया, ठीक है। बस इस क्लास को आपको इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे आपने यहाँ पे पी लिया एनिमेशन गोज, यहाँ पे आपने डिवीज़न ले लिया। तो दोस्तों ये जो आपने डिवीज़न लिया हुआ है और यहाँ पे ये जो एनिमेशन लिया हुआ है, ये क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, ये वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब आपने यहाँ पे डिवीज़न स्टार्टिंग और डिवीज़न क्लोज लिया, मतलब जो एनिमेशन आपने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है वो एनिमेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब एनिमेशन क्या है दोस्तों, तो एनिमेशन ये है कि डिवीज़न में 100 विड्थ और यहाँ पे हाइट 100 पिक्सल, 100 पिक्सल का बॉक्स बन जाएगा, एक बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। उसका बैकग्राउंड क्या रहेगा, रेड रहेगा, रेड उसका बैकग्राउंड रहेगा, ये पूरा रेड बैकग्राउंड हो गया उसका, ठीक है। इसके अलावा उसका एनिमेशन नेम का रहेगा, एग्जाम्पल रहेगा। तो एनिमेशन नेम एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल आपने ये एनिमेशन आपने डिस्क्राइब किया हुआ है। उसका एनिमेशन ड्यूरेशन कितना रहेगा, 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड तक ये जो आपका एनिमेशन आपने दिया है ये इस पर चलता रहेगा। अब वो 4 सेकंड में होगा क्या, फ्रॉम बैकग्राउंड कलर रेड टू बैकग्राउंड कलर येलो, मतलब ये रेड से येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा, ये वाला बॉक्स, ठीक है, ये वाला बॉक्स कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर ये आगे प्रिंट होगा। चलिए मैं इसको आपको चला के बताता हूँ किस तरीके से काम करेगा ये। दोस्तों मैंने इस एग्जाम्पल को टाइप कर लिया है और मैंने इसको रन भी कर दिया है। तो देखिए किस तरह से दिख रहा है हमारा, देखिए यहाँ पे एनिमेशन है, ये मैंने इसको यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये रेड था और ये ऑटोमेटिक क्या हो गया दोस्तों, येलो हो गया, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया।
अब दोस्तों फिर से मैं इसको रिफ्रेश करूँगा पेज को, तो देखिए वापस से रेड से येलो हो जाएगा। तो दोस्तों एक छोटा सा एनिमेशन है जो हम CSS में इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से एनिमेशन काम करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा CSS का प्रेजेंटेशन। उम्मीद है मुझे कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।